ये जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं ये न्यूमेरिकल के तौर पे इम्पोर्टेंट है और इसमें पहले हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि इसका समझना ज़रूरी है। फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का समझना ज़रूरी है। फिर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसका समझना ज़रूरी है। और केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड है वो हमें मोल रेशियो के बारे में बताती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान के कितने रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्टर्स, प्रोडक्ट्स, एक साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं, एक साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जो राइट साइड है इस पे प्रोडक्ट्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट्स में केमिकल रिएक्शन में, और इसको हम जिस इक्वेशन में, जिस रिप्रेजेंटेशन में हम करते हैं उस चीज़ को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो a complete and balanced chemical equation has same number of each atom on both sides by following law of conservation of mass, then matter not created nor destroyed। अब इस 3-4 लाइनों में क्या बात की गई है? ये कहा गया है कि केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है ना, उसके अंदर दोनों साइड्स पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तादाद बराबर होती है। ये देखें, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे देखें नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यानी दोनों साइड्स पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे जो कोफिशिएंट है, जो हमारे पास मोल्स हैं वो सेम है। ठीक है, दोनों साइड्स पे बराबर है। और ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही होती है। यानी आपने पीछे पढ़ा होगा कि मैटर नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, दोनों साइड्स पे जो नंबरिंग है वो सेम होती है, बराबर होती है। तो ये हमें स्टाइकोमेट्री जो है ये हमें बताती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, स्टाइकोमेट्री डिपेंड अपॉन मोल रेशियो एंड मोल रेशियो कम फ्रॉम कोफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ से एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम मोल रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, मास रेशियो बता सकती है हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये देखें, इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल है, ये हमें रिएक्टेंट्स में पता चल रहे हैं, और प्रोडक्ट्स में भी ये देखें बराबर है। ठीक है, इसके भी यहाँ पे 3 है और ये देखें 2 है। तो मतलब ये एक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो हमें मोल रेशियो बता रही होती है, और ये मोल रेशियो असल में ये कोफिशिएंट ही हैं। अगर तो ये बैलेंस इक्वेशन ना होती, लाइक ये अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे देखें कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, और ये क्या बना है, तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यानी कि ये रॉन्ग है, यहाँ कोफिशिएंट रॉन्ग है। ठीक है, कोफिशिएंट रॉन्ग है तो फिर इसका मतलब है कि मोल रेशियो भी फिर गलत है। अगर मोल रेशियो गलत है तो मास और मोल की कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी। यानी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें सही तौर पे मोल रेशियो, मास रेशियो नहीं बता सकती, कोफिशिएंट भी वहाँ पे गलत होंगे। तो अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है तो हम मोल रेशियो या मास रेशियो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का बता सकते हैं। आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आपको नहीं पता कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन कॉल आई आपको कि हम लोग, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, आपको नहीं पता कितने लोग आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो कि मैं इन कोल्ड ड्रिंक्स कितने ले आऊँ। ठीक है, आपको नहीं पता, तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स आपको कॉल करके बताते हैं कि हम ये 4 लोग हैं, हम आ रहे हैं, तो आप 4 कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, या आप 2 लीटर वाले ले लें। ठीक है, तो बॉटल ले लें। ठीक है, तो वो बहुत है। लेकिन अगर, तो ये फिर क्या है, जो आपको पहले पता चल गया कि अभी इतने फ्रेंड्स आ गए, तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, वो एग्जांपल बैलेंस क्या है जिसमें आपको सब कुछ पता है, लेकिन अनबैलेंस में आपको मोल रेशियो नहीं पता, लेकिन बैलेंस में आपको मोल रेशियो पता है, आपको कोफिशिएंट्स पता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है इस पूरी बात करने का कि केमिकल इक्वेशन हमें मोल रेशियो और मास रेशियो के बारे में बताती है। अगर हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है तो हमें मोल रेशियो और मास रेशियो, मोल और मास एक ही बात है, तो वो एग्जैक्ट ठीक होगी। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जितने रिएक्टेंट्स बने हैं वो कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट्स में, उनकी जो मास रेशियो है, मोल रेशियो है, वो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगी। लेकिन अगर वो इक्वेशन रॉन्ग है तो हमारी मोल रेशियो भी गलत है, हमारी जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी, कोफिशिएंट वहाँ पे फिर गलत है, ये फिर सारी चीज़ें हमें नहीं पता चल सकेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की गई है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड्स पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तादाद बराबर होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, बन रही है कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर।
यहाँ पे अब मोल्स की और मास की बात करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और 1 मोल वाटर बन रहा है। ये तो अब पता चल गया इनके कोफिशिएंट्स। ये देखिए 2 मोल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट, मिल के क्या बना रहे हैं 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बना रहे हैं, 1 मोल CO2 और 1 मोल H2O। अब मास की बात करते हैं। मास की बात करें तो यहाँ पे देखें आप मास, कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12, 40 + 12। ऑक्सीजन का मास होता है 16, यहाँ पे 3 है, 16 × 3। इनको आप कैलकुलेट करें तो 100 ग्राम ये कैल्शियम कार्बोनेट का मास है, यानी 1 मोल के अंदर 100 ग्राम मास होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है कार्बोनेट के अंदर 100 ग्राम, यानी इसका मास है। 2 मोल हैं HCl के, इसका मास क्या होगा, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस यहाँ पे क्लोरीन का है 35.5, बट यहाँ पे 2 मोल हैं इनके, तो 35.5, तो ये इनको प्लस करेंगे तो आएगा 36.5। जहाँ पे अब 2 मोल है तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको 2 से, तो आंसर आएगा 73 ग्राम, यानी 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मास है वो है 73 ग्राम। कैल्शियम क्लोराइड, अब जो प्रोडक्ट बन रही है इनके मास अब कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम का मास 40 है, हमें पता है। क्लोरीन इसका मास होता है 35.5 और बट यहाँ पे है 2, तो 35.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 71। 40 + 71 तो आंसर आएगा 111, यानी 111 ग्राम यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है बनी है। इसका 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का इसका मास है 111 ग्राम। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि 1 मोल बनी है, अब इसका मास कितना होगा। कार्बन होती है 12, ऑक्सीजन का मास है 16 और यहाँ ऑक्सीजन है 2, 12 + 16 × 2, तो आंसर क्या आएगा 44 ग्राम, यानी 1 मोल CO2 के अंदर इसका जो मास होगा वो होगा 44 ग्राम। अब 1 मोल वाटर, इसका कितना होगा। हाइड्रोजन होता है 1, बट यहाँ हाइड्रोजन है 2, 1 × 2 तो वो 2 होता है, प्लस 16 यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा, इनको प्लस करें तो आंसर आएगा 2 + 16 तो 18 ग्राम, यानी 1 मोल H2O का जो मास है वो है 18 ग्राम, यानी हमने मोल से मास भी पता चल गया हमें। अब अगर यहाँ पे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ने कैल्शियम क्लोराइड बनाई है 111 ग्राम, यानी हम 100 ग्राम से 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि 200 ग्राम चाहिए कैल्शियम क्लोराइड, तो फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट कितनी यूज़ करेंगे, तो 200 ग्राम ही यूज़ करेंगे। अगर आपने 100 ग्राम यूज़ किया है कैल्शियम कार्बोनेट तो आपका बना है प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम। तो अगर 200 आपको चाहिए, 200 चाहिए कैल्शियम क्लोराइड का मास, तो आपको 200 ही रिएक्टेंट में यूज़ करेंगे, यानी कि रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट्स की मास रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास रेशो, मोल रेशो रिएक्टेंट्स की। अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तो, अगर रिएक्टेंट्स हैं तो हम प्रोडक्ट्स की निकाल सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, देखें तो यहाँ पे हमें दिया गया है वही है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रही है HCl के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड बन रही है CO2 और H2O। हमें पता है कि यहाँ पे 100 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट बना रही है कैल्शियम क्लोराइड के 111 ग्राम, ये हमें पता है। तो ये हमें पता है, आइडिया हो गया। अब आपको इसको माइंड में रखना है। अगर 25 ग्राम हो, एग्जाम्पल में पूछा गया कि अगर 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो तो कितनी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनेगी, तो आप क्या करेंगे, आप ये जो आपको पता है कि मास है कितना 111, तो 111 को डिवाइड करेंगे 100 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आंसर आएगा 27.7 ग्राम। ठीक है, इतनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्विक चेक में है टू कैलकुलेट मोल रेशो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन ज़रूरी है कैलकुलेशन के लिए स्टोइकोमेट्री, तो जी बिल्कुल। क्यों ज़रूरी है, ताकि हम मोल रेशो कैलकुलेट कर सकें। इस वजह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना लाजमी। अगर यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस ना होती तो हमें कैसे पता चलते मोल रेशो, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना लाजमी है ताकि हम कैलकुलेट कर सकें मोल रेशो। ये सिर्फ इतना ही आंसर है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, सोल्व कर लिया हमने, हमारे पास वैल्यूज़ थी।
अगर हमारे पास 25 ग्राम कितनी हो सकती है, फिर इसके अंदर कितना हम रिएक्ट करवा सकते हैं, कितने परसेंटेज हमें मिलेगी, तो हमने पीछे भी किया है कैलकुलेट। हमारे पास इसका मास भी है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, इसको आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकते हैं इन दोनों को। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो 111 ग्राम ये बनेगी। तो यहाँ पे HCl कितना यूज़ होगा, तो आप इसको डिवाइड कर दें, 111 को 100 पे मल्टीप्लाई करें 25 से, तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।